बात करने वाले हैं पार्ट 3 की हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक, हमारी बदलती पृथ्वी। अभी हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर अब हम लोग बात करेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। तो ये हमारी कक्षा 7 की ईवीएस केवीएस क्लास की ज्योग्राफी। आपको पता है कि पर्यावरण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, केवीएस क्लास का। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था हमारी बदलती पृथ्वी, इसके बारे में पूरा हम लोग विस्तार करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्थल मंडल में अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। बोल रहा आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर ही पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया था। ठीक है, अब उसको क्रियाकलाप के हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। बोल रहा है प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी के अंदर सतह पर परिवर्तन होता रहता है, और पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण एक गति यहाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये एवं जो बल पृथ्वी की सतह से उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल व एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी कभी धीमी गति व भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अधिक हानि होती है। तो बेटा देखो, पृथ्वी पर जब भूकंप वगैरह आते हैं तो इससे क्या होती है, हमारी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा हानिकारक पहुँचते हैं और बहुत ज़्यादा ये हानि होती है। तो अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो देखो, अंतर्जनित जो बल होता है उसमें आकस्मिक बल और पटल विरूपक बल दो लगते हैं। ठीक है, अब आकस्मिक बल में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा आकस्मिक बल में क्या क्या होता है। तो आकस्मिक बल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये तीन चीज़ों का उपयोग मतलब इसमें चीज़ें आती हैं। और पटल विरूपण में पर्वत निर्माणकारी बल होता है। ठीक, आगे दिया गया है बहिर्जनन बल में क्या होता है कि अपरदन और निक्षेपण होता है। नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये स्थल रूपों का कुछ विकास था जो आप इस प्रकार से होता है। हम कुछ लोग फैक्ट की बातें कर लेते हैं। बोल रहा है क्या आप जानते हो, कह रहा है कि क्या आप जानते हो कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिएगा और इसे जल के आधे भरे हुए बीकर में रख दीजिएगा। बीकर के एक तिहाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर और उठती जाती है। उसी प्रकार ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है और पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो ये हम बात करते हैं मैग्मा की। ठीक, इस प्रकार। अब आगे देखो टर्मिनोलॉजी, शब्दावली की बात करते हैं बेटा। तो एक एक शब्दावली आपको याद करना है। स्थलीय मंडल प्लेट का मतलब होता है कि जो भू प्रॉपर्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर व समान व आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागरीय सतहों की टिकी हुई होती है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की बात करते हैं। तो देखो ज्वालामुखी की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखो ज्वालामुखी जब हम बात करेंगे यहाँ पर पूरी, तो ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ में अचानक निकलते हुए हैं। तो एक ज्वालामुखी का एक ये पार्ट है। ठीक, उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, शब्द उत्पत्ति कर लेते हैं। एंडो अंता, एक्सपो माने बहा। एंडो मतलब होता है अंता और एक्सपो माने होता है बहा। ठीक, जैनिक माने उत्पत्ति होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। हम लोग जूम करके पूरा हम लोग क्या करेंगे, ज्वालामुखी के बारे में ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ज्वालामुखी को हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। जो ज्वालामुखी हमारा ये है, तो देखो ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला हुआ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो ज्वालामुखी का मतलब ही क्या होता है कि बच्चों, जो जितने भी पिघले हुए पदार्थ होते हैं, जितने भी ज्वालामुखी के अंदर धसक जाते हैं, वो सब बाहर निकलते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक ज्वालामुखी है। ठीक, इस तरीके से ज्वालामुखी है, और ये गैसें और राख हैं, और इन्हें हम बोलते हैं क्रेटर, और इसे निकास बैंड बोलते हैं। और ये लावा हमारा देखो इस तरीके से निकल के आता है, इस तरीके से निकल के नीचेली सतह जो होती है इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बोलते हैं। और नीचेली जो सतह होती है बच्चों, इसे बोलते हैं मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। मेंटल के ऊपर होती है एक ऊपरी परत को बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक, यही दोनों पिघल के सब क्या होती है, बाहर निकल के सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे दिया गया है
इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप भी कहते हैं। भूकंप का मतलब होता है कि कंपन करना। जब पृथ्वी कंपन करती है तो भूकंप भी आता है ना। तो ये मत समझना कि नहीं सर ये पृथ्वी हिली तो इसका मतलब क्या नहीं भूकंप आ रहा है। बोला कि भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र की भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। यह अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता को भी धीरे धीरे क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं भूकंप की तरंगों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एक मिनट रुकना जरा। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे, तो देखो ये हमारी एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट की अगर हम बात करें एक भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो उद्गम केंद्र का मतलब होता है ये हमारा क्या उद्गम केंद्र है, वह केंद्र जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। मतलब जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। बोल रहा है प्लेट की सीमा होती है, अधिकेंद्र होता है और भूकंप तरंगों में सभी दिशाओं में बाहर की ओर ही निकलती है। किसकी ओर? भूकंप तरंगों में सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक, हम बात कर लेते हैं, अब हम लोग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि एक बर्तन लें, उसे जल में भरकर ढक्कन को बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर और चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं? जैसे कि जल में उबलता जाता है वैसे ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुओं पर अपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन में ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जो भूकंप आते हैं इसी प्रकार ही क्या होते हैं? कंपन होते हैं। ठीक है बेटा, जब भूकंप आते हैं तो इसी प्रकार से ही इसी भांति में ही कम भूकंप भी आते हैं जो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करने लगता है। आगे बेटा दिया गया इसको पॉइंट को आपको पढ़ना है। बोल रहा है क्या आप जानते हैं कि भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो आपको पता होगा तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी और एस और एल। ठीक, पीसीएल तरंगे होती हैं। ठीक, प्राइमरी तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तृतीयक तरंगे। पी तरंगे को बोलते हैं अंधेर तरंगे बोलते हैं। प्राइमरी जो तरंगे होती हैं उनको अंधेर तरंगे बोलते हैं। दूसरी तरंगे जो एस प्रकार तरंगे उनको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। जो एल तरंगे होते हैं वो उसको पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। केबीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप केबीएस की, तो आपसे ये पक्का पूछा जाता है कि तरंगे कितने प्रकार की? तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी, सी, एल। और पी तरंगों को क्या बोलते हैं? अंधेर तरंगे बोलते हैं। एस तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। एल तरंगों को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, बोला इन तरंगों के गुणधर्म में विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपको चीज़ों को आपको पढ़ना सीखना है ना। अब देख लो कि गुजरात की एक घटना दी गई है कि गुजरात में भूकंप द्वारा एक विनाश हुआ था। बोला यदि भूकंप एक भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हो जाएं इसके प्रभाव से निश्चित रूप में हम कम किया जा सकता है। मान लो भूकंप जब मान लो आने वाला उससे पहले अगर हमें चेतावनी मिल जाए तो हम घर खाली करके जा सकते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर, हमारा नुकसान नहीं होगा ना। बोला स्थानीय लोग जो कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना को अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों को व्यवहार का अध्ययन करना, तालाब में मछलियों को तेजना होना, सांपों का धरातल पर आना। ठीक, अब देखो मछलियाँ क्या होती हैं नदियों में ऊपर उछलने लगती, कूदने लगती हैं। जानवर बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं, मतलब उछल कूद करने लगते हैं। ठीक है, चिल्लाने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? और सांप धरातल पर आकर रेंगने लगते हैं आके। तो इसका मतलब क्या है कि भूकंप आने की घटना। ठीक, सबसे पहले जानवरों को ही ज़्यादा मिलती है। बोला भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। बोला जो भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप था। ठीक, फिर आगे दिया गया स्कूल सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन थे? स्कूलों की इमारतों में गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका हो गई थी। ठीक है, भुज में निशाचक रात। ठीक, देखो अब इसको हम क्या करते हैं, मैं आपको जूम कर देता हूँ। अगर आप जूम करके पढ़ोगे तो अगर शायद ये ना फटे तो अच्छी बात है, वैसे पीडीएफ फट जाती है। चलो कोई बात नहीं, देखो आप दिखाई दे रहा होगा अच्छे से आपको। हम लोग ने अब तीसरा पॉइंट पढ़ना है। बोला भुज में निराशजनक रात, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तब भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचाने के कारण हालत चिंताजनक हो जाती है। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। 5वां दिया गया शहर में आग, 4 कोल अंगूठियों के पलटने के कारण उनके स्थानों पर आग लग गई थी। 6वां दिया गया भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल में घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी।
7वां दिया मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र में वित्तीय सहायता और मांगी थी। ठीक, तो जब ये गुजरात में घटना आई थी तो ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती रहती है, तो इसलिए आपको उससे पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर आगे दिया गया है, क्या आप जानते हैं, हम सबसे अच्छे ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, KVS की जो तैयारी करते हैं पूछा जाएगा गुजरात में किस तरीके से आता है तो आपको बताना होगा। और पूछा जाएगा कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी। बोला भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता 2.0 ठीक अथवा उससे कम, उससे प्रभावी नहीं के बराबर होता है, जिसे भूकंप की तीव्रता 5.0 वह वस्तुओं की गिरने से क्षति को पहुंचा सकता है। आगे दिया गया है, जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 तथा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली उसको समझा जाता है। तो ये देखो भूकंप लेखी होता है जो मापने के लिए कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इधर देखो, ये तुम्हारे कुछ पॉइंट हो गए, रिवीजन पॉइंट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि विद्यालय में जो आप तैयारी कर रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों की मुख्य समाचार के रूप में दिया गया है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें, इस घटना के क्रमकांड श्रेणीबद्ध कीजिएगा। कल्पना करें यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो देखो हमें तो सबसे पहले बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए। ठीक, या तो हमें कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर सेफ जगह हो। ठीक है, हम अपने सर को ढक सकें, या किसी मेज के नीचे आप ढक लो, लेकिन क्या पता अच्छी बिल्डिंग गिर गई तो मेज से आप भी उसी में समा जाओगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ कहीं ना कहीं खाली स्थान पर जगह पे हमें जाना चाहिए। ठीक है, आगे दिया भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान लें, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। मैंने बताया था कि लोग कहते हैं मेज के नीचे, पता नहीं पूरी दीवार ही गिर गई तो आप मेज के नीचे स्वाहा हो जाओगे ना। बोल रहा आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, दूर टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से, ठीक, इन सभी से आपको दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहे, अपने दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा को सामना विश्वास से करें। ये आपको इन चीज़ों को आपको सीखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मुख्य स्थल कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। बोला कि भूदृश्य पर जल व पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय की अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपरदन कहते हैं। ठीक है, बोला वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान से निक्षेपित करते हैं। अपरदन निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे दिया गया नदी के कार्य। नदी के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। क्या होता है? दृश्य भूमि का अपरदन होता है जब नदी किसी खाड़ी या ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है बेटा? जलप्रपात बनाती है। तो बेटा आपको समझ में आया जलप्रपात का मतलब क्या होता है? जब कोई नदी किसी खाड़ी या किसी बड़े स्थान से गिरती है, ठीक है, तो उसको क्या बनाती है? वहाँ पर जलप्रपात बनाती है। आप देख सकते हो कठोर शैल, ठीक है, जल की शक्ति कटे हुए मृदु शैल। तो ये क्या करती थी? जब जल बहता है तो अच्छे अच्छे कठोर शैलों को भी क्या कर देती? काट देती है। ठीक, कह रहा है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह बड़े मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारे पर लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरों में निकट आते हैं तथा समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। इसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने का मतलब क्या होता है कि जब नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है, ठीक, तो वो अपने ही रास्ते से दूसरे रास्तों में भटक जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी व पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवसाद कहते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, ऐसी मिट्टी पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ व बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी की उत्पत्ति तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी के अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक,
हम बात कर लेते, देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं। अब देखो ये चीज़ जो है हमने वो नहीं पढ़ा, क्या आप जानते हैं, ठीक, इसे हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं हमारे, इसी से केवीएस में पेपर बनता है। बोला विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला का एंजोल जलप्रपात है। पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है विश्व में, तो बोला जाएगा आपको दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल पर जलप्रपात है। ये अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। कहाँ का नियाग्रा जलप्रपात है। और कह रहा है कि अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये नियाग्रा जलप्रपात है, वो जो बहुत ही जाता है, जैसे देखा होगा मूवी वगैरह में हम लोग इस तरीके से सीन लेते हैं, तो ये लोग पता कंप्यूटराइज सीन लेते हैं, नहीं तो पता है यहाँ पर किसी की हिम्मत थोड़ी की चढ़ जाए। ऐसे ये प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं, ठीक है, इनसे आप हानि नहीं खेल नहीं सकते, ये आप ही को उसी में डुबा देंगे अच्छे से। अब देख लो बाढ़ के मैदान क्या होते हैं, देख लो बोल रहा है कि जो बाढ़कृत मैदानी में नदी द्वारा निर्मित स्थल कृतियाँ, तो ये तटबंध होता है, ये बाढ़ का मैदान होता है, ये चाप झील होती हैं, ये विसर्प होते हैं, ठीक, मतलब विसर्प का मतलब सांप की आकार किस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी नदियों का इस तरीके से बहना आना, ठीक है। बोल रहा आओ कुछ करके सीखें, विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक, कावेरी, कृष्णा, ये सभी ऐसे नदियाँ, कुछ नाम याद कर लो, ठीक। बोला जिनको बोला वितरिका कहा जाता है, ये नदी अपनी इतनी धीमी हो जाती हैं कि ये अपने साथ लाए गए मलबे तथा निक्षेपण करने लगती हैं और प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों का अवसादों के संग्रह में डेल्टा का निर्माण होता है। आगे दिया गया देखो डेल्टा, डेल्टा किस प्रकार निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो ये वितरिका होता है, ये मुख्य नदी होती है जिससे क्या होता है डेल्टा का निर्माण होता है। देखो समुद्र में तरंगों द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ हैं, ये तटीय मेहराब होते हैं और ये समुद्री गुफा होती है, ठीक। तो ये समुद्री गुफा का मतलब जब समुद्र होता है ये स्टैक होता है, मतलब पानी जब समुद्र के नीचे बहता है तो गुफाओं में भी पानी चला जाता है, फिर धीमे धीमे जाके वो नदियों के स्रोत से पहाड़ों से होता हुआ जाके फिर से वो बहता है, तो पानी नष्ट नहीं होता है। अब आगे देखते हैं समुद्री तरंगों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग समुद्री तरंगे के कार्य क्या होते हैं। बोल रहा है समुद्री तरंगों का कार्य क्या है। समुद्र तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थल कृतियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तटीय स्थल कृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैल से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है, ठीक, क्या होती है, दरार विकसित होती है। बोला समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं जिनको समुद्री गुफा ही कहते हैं। समुद्री गुफा का मतलब क्या होता है, ये धीमे धीमे इतनी बड़ी बन जाती हैं दरार चट्टाने की, इनको एकदम गुफा का नाम देते हैं। इन गुफाओं को बड़े हो जाने पर केवल छत की बचती है और इस जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता और केवल दीवारें ही बचती हैं। क्या बचती है, अपरदन के कारण ये दीवारों को भी तोड़ देते हैं, दीवारें ही ओनली बचती है और छत को भी तोड़ देते हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं कहा है, स्टैक कहते हैं। बोले समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए अब इसको हम पूरा बात करते हैं। उठे हुए ऊंचे शैलित तटों में समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र तरंगों किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। आगे दिया गया हिमनद के कार्य क्या होते हैं। बोला हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं जो हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों में गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी के पत्थरों से बोला भूदृश का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से इनके गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सुंदर झील भर जाते हैं। बोला हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे बड़े सैल रेत एवं तिलचट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेपी हिमनद हिमोड़ का ही निर्माण करते हैं। आगे दिया गया पवन के कार्य, तो देख लेते हैं बेटा पवन के कार्य क्या है। बालू के टिब्बे, ये सब देख सकते हो, ये रेगिस्तान में बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। अगर आप ऊंट का प्रयोग नहीं करते रेगिस्तान में तो आप इसी में ढह जाओगे, ठीक है, आप इसी में ढह जाओगे, समझो गए समझो, ठीक है, हमेशा के लिए। अब देख लो पवन के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो, बोल रहा है क्या आप कभी रेगिस्तान में देखा है, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने के लिए प्रयास कीजिएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, बालू के टिब्बे के चित्रों का हम लोग को इकट्ठा करना है। बोल रहा है रेगिस्तान, कह रहा है कि रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण
का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। ठीक, पाउंड सेल के ऊपरी भाग में कुछ अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर आपने साथ रेत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जब पवन का बहाव रुकता है तब यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का डिब्बा कहते हैं। मान लो जब रेत क्या होती, जब काफ़ी जब हवा तेज चलती, जब काफ़ी ऊपर से गिरती तो ये छोटे छोटे टीले इकट्ठे करके एक बड़ा सा डिब्बा बना देती है। जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं, जब वायु उनके उड़कर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक, चीन में विशाल लोएस एवं निक्षेप पाए जाते हैं, चीन में भी पाए जाते हैं। बेटा ये देखो क्वेश्चन आंसर कुछ हैं, आपको हिंदी में आपको देख लेने हैं सारे क्वेश्चन आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन देख लेना है। मैंने सारा पढ़ा दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, इनको पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से लिख कर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे सब दिया गया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया था, जो लास्ट तक वीडियो को देखता है उसको व्हाट्सअप नंबर मैं जरूर देता हूँ। तो मैं उन्हीं बच्चों को देता हूँ जो लास्ट तक रुकते वीडियो देखते कमेंट करते हैं। तो आप ले लीजिएगा बच्चे। ठीक, तो बच्चा ये हमारी क्या होती है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, आप कमेंट करेंगे इस पर व्हाट्सअप पे मेरे नंबर पे, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, ठीक है।